नमस्कार। ग्लोबल टीवी के इस खास संस्करण में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज एक ऐसा मौका है जब एक फॉरेन करेस्पॉन्डेंट होने के नाते मैं कुछ कहना चाहता हूं। आज एक ऐसा मौका है जो शायद कुछ ऐसी बातें सॉरी कुछ ऐसी बातें मैं शेयर करना चाहता हूं जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सॉरी मैं बात कर रहा हूं बीबीसी की। आज बीबीसी चर्चा में है। खैर, बीबीसी हमेशा चर्चा में रही है, अपने न्यूज के नाते और भी चीज़ों के नाते, क्योंकि ये कहते हैं कि हम बहुत ही क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं और हमारा काम एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट। न्यूज में इन्होंने तीसरा शब्द कहाँ से जोड़ा है कि एंटरटेनमेंट, क्योंकि न्यूज ऑर्गेनाइजेशन और न्यूज का काम एंटरटेनमेंट करना नहीं होता बल्कि अवेयर करना होता है। खैर, ये तो बीबीसी के जो डायरेक्टर जनरल हैं और जिस रॉयल चार्टर के जरिए वो अस्तित्व में आती है, उनके नीति निर्धारकों पर डिपेंड है। लेकिन आज वो चर्चा में है जब भारत सरकार की तरफ से उसके दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर सर्वेइंग का काम किया जा रहा है, जैसा भारत सरकार कह रही है। इसी को अगर हम दूसरी तरह से डिफाइन करना चाहें तो बीबीसी के भारतीय दफ्तरों पर रेड पड़ी है और कहा यह जा रहा है ये इंटरनेशनल टैक्स के चोरी की वजह से या उसमें धांधली की वजह से हुई है। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। लेकिन मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूँगा कि ये पहली बार नहीं है जब बीबीसी पर एलिगेशंस लगे हैं। कई एलिगेशंस ना सिर्फ भारतीय दफ्तर पर और भारत में बनने वाली बीबीसी की न्यूज पर लगे हैं, बल्कि इसके हेडक्वार्टर लंदन से प्रसारित होने वाली खबरों पर लगे हैं। इसमें पहला और सबसे संगीन आरोप है कि बीबीसी ने 9/11 के दौरान, और ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब मेरी पीएचडी जो एक भारत के निजी विश्वविद्यालय से चल रही थी और निजी विश्वविद्यालय की गलतियों की वजह से वो पीएचडी मुझे अवार्ड नहीं हुई, लेकिन उसका जो थीसिस होता है वो मेरे पास मौजूद है और वो अपने आप में परिपूर्ण है। तो 9/11 पर वो पीएचडी ही पूरी 9/11 और मुंबई टेरर अटैक पर है, और उसको बीबीसी और सीएनएन जो उसकी राइवल ऑर्गेनाइजेशन है उसने कवर कैसे किया है और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ उनसे गलतियाँ हुई। तो जब मैं इस दौरान, और ये करीब अभी इस मामले का इलाहाबाद के हाई कोर्ट में भी जज द्वारा एक ऑर्डर आया है और एमिटी यूनिवर्सिटी जो इसको जहाँ से मैं कर रहा था उसको जवाब देने के लिए कहा गया है। अभी ये मामला फिलहाल अदालत की प्रक्रिया में ही है और मेरे एडवोकेट इसको देख रहे हैं। तो उस दौरान, और करीब 2011 की एनरोलमेंट है और अब ये 11 साल होने जा रहे थे, 12 साल। तो इस दौरान मैंने काफ़ी सारी छानबीन की, यहाँ से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी देशों में, इजराइल। तो मुझे ये पता चला, किसी ने बताया कि बीबीसी के पास उन वीडियोज के टेप्स ही नहीं हैं जो उन्होंने 9/11 की कवरेज के दौरान बनाए थे। और ये भी एलिगेशन लगता है कि 9/11 होने के चंद सेकंड पहले ही इसको ब्रॉडकास्ट कर दिया गया था। ये बहुत ही संगीन आरोप है बीबीसी पर। दूसरा आरोप जो बहुत संगीन बीबीसी पर लगता है वो प्रिंसेस डायना के एक इंटरव्यू के बारे में है, जो एक गलत आइडेंटिटी बता के इंटरव्यू किया गया था। खैर, ये बात दो मैंने आपको उदाहरण बता दिए। तीसरा जो मेरे निजी अनुभव है उसके बारे में मैं बताता हूँ। ये बात
मैं आपको थोड़ा भूतकाल में ले चलूँगा, आज से 18-20 साल पहले। ये बात है 2002-2003 की, जब मैं अपने गृह जनपद अयोध्या में था। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। हम सभी जानते हैं भारत के राजनैतिक दृष्टिकोण को, वैचारिक दृष्टिकोण को बदल देने में अयोध्या की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, और भारत की राजनीति में परिवर्तन लाने में भी अयोध्या की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये स्वतंत्रता के पहले से ही चल रहा है। तो ये जब कई सारे हिंदू संगठनों ने, जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन्होंने अयोध्या के राम जन्मभूमि आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लिया 1984 के आसपास, उस दौरान से ही अयोध्या केंद्र में बहुत प्रबल तरीके से आ गई। तो ये बात 2002 की है। मैं अयोध्या में था, और उस दौरान अयोध्या में यही महीना रहा होगा, फरवरी मार्च का, कि एक इवेंट हिंदू संगठनों ने आयोजित की, जिसे रामशिला पूजन कहा गया। इसमें होना ये था कि जो वहाँ पे कारसेवकपुरम है, वहाँ से रामशिलाएं ले जाके उसे राम मंदिर के स्थान पर पूजा अर्चना करनी थी। तो मैं भी वहाँ पे था, मैं कवर कर रहा था। अचानक मेरी मुलाकात एक गेटी इमेजेस की भारत में संवाददाता या फोटो जर्नलिस्ट रही एमी विटेल से हुई। एमी विटेल ने मेरी मदद मांगी। मैंने उन्हें मदद करने को कह दिया। मदद ये करनी थी कि उनको जगहों से रूबरू कराना, और जो फोटोग्राफ हो ले उसका कैप्शन लिखना, क्योंकि उन्हें फोटोग्राफ्स की लोकेशन के बारे में या फोटोग्राफ क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में पता नहीं था। तो ये काम मैंने किया। लेकिन बीच में उन्होंने मुझे ये बताया कि वो कश्मीर पर भी काम करके आ रही हैं। तो मैंने कहा, आपने काम क्या किया कश्मीर में? तो उन्होंने कहा, मैंने जो वहाँ तथाकथित रूप से आर्मी के रिएक्शंस होते हैं उसको मैंने कवर किया है। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, भाई पत्रकार हैं, इनको कुछ भी करने का हक है। मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन उन्होंने भी बड़ी ही चालाकी दिखाई। उन्होंने कवर किया मेरे साथ, अयोध्या में रामशिला पूजन के दौरान कवर किया मेरा बीच में इसी मुद्दे पर कि वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाए, और उनसे मेरा नाता टूट गया। मैं स्काई न्यूज़ के लिए काम करने लगा। स्काई न्यूज़ की भी मैंने मदद की, और ये पूरा इवेंट हो गया। उसके बाद वहाँ पर एक आध साल बाद जो राम मंदिर के प्रणेता थे महंत रामचंद्र परमहंस, उनका देहांत हुआ। उस दौरान भी मैं अयोध्या में था। उस दौरान आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने प्रचंड आयोजन किए, उसको मैंने कवर किया। उस दौरान भी एसोसिएटेड प्रेस के टिम सुलिवान थे, उनकी मैंने मदद की। तो ये सारी इवेंट होती रही। फिर मैं अयोध्या में ही रुक गया। अयोध्या में रुकने के बाद मैं वहाँ की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर विजय कुमार पांडे थे, जो डीन थे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी के। उनके यहाँ मैं गेस्ट लेक्चरर की पोजीशन ले ली और वहाँ पढ़ाने लगा, और उसके साथ ही साथ मैं उनकी किताबों का ट्रांसलेशन करता था। तो ये सब होने के दौरान एक काम मैं और करता था जो मैंने बैंगलोर में शुरू किया था 2003 में। ये अब बात 2003 के बाद 2004-5-6 की ये मैं करने जा रहा हूँ। 2003-4 में मैं बैंगलोर में था, तो वहाँ मैंने एक ईमेल सीरीज बनाई थी। इसको मैंने वेब सीरीज का नाम दिया था। तब टीवी पर भी वेब सीरीज का कहीं कोई नाम लेवा नहीं था, ना ये आपके OTT प्लेटफॉर्म्स होते थे, ना कुछ। लेकिन मैंने उसको नाम दिया था वेब सीरीज। और ये जो ईमेल सीरीज मैंने बनाई थी, ये दुनिया के करीब 100-200 लोगों को मैं वीक में 2 बार 3 बार भेजता था। एक का नाम था द न्यू एज लीजेंड्स, और दूसरी का द नोज ऑफ द न्यूज। इसमें मैं समसामयिक घटनाओं पर अपने विचार रखता था। ये सीरीज BBC में भी जाती थी। निक गोइंग और BBC की जो अभी भी प्रेजेंटर हैं लूसी हॉकिंग्स को, राजदीप सरदेसाई को, AP यानी एसोसिएटेड प्रेस को,
और ये कई सारी गवर्नमेंट्स को जाती थी, वो पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे, उनको समय मिलता था नहीं मिलता था ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये वाइट हाउस तक जाती थी। और दिल्ली और दुनिया भर में फैले पत्रकारों के दल, साइंटिस्ट के दल, उसी दौरान मैं नासा के संपर्क में आया तो वहाँ भी तमाम जगहों पर मैं भेजता था। चेष्टा ये थी कि ये बातें जो दुनियाई बातें हैं, जो समसामयिक घटनाएं हैं, वो लोगों की आंखों में आएं। मैंने कभी अपेक्षा नहीं की कि मुझे इसका कोई पेमेंट मिले। ये एक जर्नलिस्ट के तौर मैंने अपनी ड्यूटी समझी। ये सीरीज मैंने अयोध्या में भी जारी रखी और उसको मैं भेजता था, लगातार भेजता रहा। अब आप ये देखिए, इसके पहले 1998 में मैंने 2 महीने की इंटर्नशिप भी बीबीसी में की थी। और जब मैं आ रहा था दिल्ली से अयोध्या, तो मैंने वहाँ तब एक ऑफिस मैनेजर होती थी, उनसे मुलाकात की थी। तो उन्होंने कहा आप जो कुछ लिखिए भेजिए, देखते हैं क्या होता है। तो मैं भेजता रहा। फिर अचानक लंदन ऑफिस से फ़ोन आने शुरू हुए। फ़ोन किसी एक दुकान पर आते थे और वो दुकान वाला मुझे बताता था कि आपके लिए लंदन से फ़ोन आया। मैंने कहा क्या हो गया भाई। तो ये फ़ोन मैंने रिसीव किया और फिर ईमेल आने शुरू हुए। मुझे ये कहा गया कि अब आप बीबीसी को कुछ मत भेजिए। और तब तक मैं करीब हजारों ईमेल भेज चुका था। और उस ईमेल जो बीबीसी के 2 इन्वेस्टिगेटर थे, नॉइल ईगन और टोनी हैनिगन, वो भेजते थे, वो एक तरह से इतना धमकी भरा होता था कि जैसे वो बीबीसी के ना हो के सीआईए के हों या किसी और एजेंसी के हों। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे पत्रकार से जो तब तक 3-4-5 साल पत्रकारिता में गुजार चुका था, उसको ट्रीट कर रहे हों। एक तरह से ये हैरेसमेंट था। तो मैंने अपना वाइंड अप कर लिया, मैंने उनको भेजना बंद कर दिया। यहाँ तक कि मुझे और कहीं से ईमेल नहीं आया, सिर्फ बीबीसी से आया कि आप जो है, नहीं तो आपके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन किया जाएगा। मैंने वाइंड अप कर लिया इस प्रॉमिस के साथ कि मैं आपको ईमेल नहीं भेजूंगा। लेकिन जो कंटेंट होते थे वो मैंने 2008 में मैं जब वापस दिल्ली आया, उसके भी 8 साल बाद मैं बीबीसी के जो 40 साल तक ब्यूरो चीफ थे दिल्ली में, सर मार्क टुली, उनसे उनके निवास पर मिला और उस पूरी बात बताई। तो उन्होंने कहा, एक शब्द सिर्फ बोला, रबिश। यानी जो ईमेल नॉइल ईगन और टोनी हैनिगन की तरफ से भेजे गए वो बकवास है। मुझे बहुत संतुष्टि मिली। मैं 8 साल सिर्फ ये सोचता रह गया कि मैं सर मार्क टुली से मिलूं या ना मिलूं, मैं गलत हूं या मैं सही हूं। इसी जद्दोजहद में मेरे 8 साल बीत गए। और ये ईमेल मेरे लगातार 2002 से 2008 तक राजदीप सरदेसाई, व्हाइट हाउस, करीब 200 लोगों को ये ईमेल जाते थे। बीबीसी तो है ही है, जिन्होंने मना किया था तो उसके बाद मैंने नहीं भेजा। तो ये तो बीबीसी जो ये कहती है कि मैं, वो ऑर्गेनाइजेशन जर्नलिज्म को बढ़ावा देती है और जर्नलिस्ट को पैक्ट करती है, उनका नज़रिया था। और उन ईमेल्स में कुछ नहीं होता था जो मैं अयोध्या में अनुभव करता था, जो मेरे आंखों के आगे होती थी। जैसे वहाँ नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था उस दौरान, 1999 से 2004 तक बहुत ज़बरदस्त नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था। और वो तमाम सारी एक्टिविटीज़ होती थी जो मैं बना के भेजता था। मैं ये मान सकता हूँ कि उनकी अंग्रेजी में कुछ त्रुटि रही होगी, लेकिन मैं ये मानने को कतई तैयार नहीं कि मैंने कोई गलत बात बताई थी। जो आंखों के आगे हो रहा था वही मैंने बताया। और नेशनलिस्ट मूवमेंट को मैं पहला शख्स था जिसने अनुभव किया और ये कयास लगाया कि बीजेपी जो है भविष्य में बहुत प्रचंड बहुमत के साथ पावर में आएगी। और अगर वो आएगी तो अयोध्या की वजह से आएगी, अयोध्या मुद्दे की वजह से आएगी। क्योंकि जो मैंने 1999 से 2000
8 तक वहाँ अनुभव किया अयोध्या में रहकर, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व आंदोलन की सक्सेस की चिंगारी थी जो भविष्य में होने वाली थी। और उसमें फिर और भी चीज़ें होती थी, रोज ही कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते थे, तमाम सारी एक्टिविटीज होती थी। आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये प्रचंड संगठन है अपने आप में। और इस बात पर मैंने सीआईए को भी आपत्ति दी। सीआईए की फैक्ट बुक में इनको अतिवादी संगठन, अब ये दोहरा मापदंड, मैं टेररिज्म पे भी रिसर्च कर रहा हूँ पिछले 18 साल से। मैं इजराइल और यूएसए की मान्यता प्राप्त संस्था सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एंड डिफेंस, जिसे सेकेंड एफ कहते हैं, उससे अवार्ड मुझे मिला है। मैं ओएसआई इंटेलिजेंस, आपकी ही संस्था है जिससे मैं अवार्डेड हूँ। मैं दुनिया के अकेले और सर्वप्रथम जिहादिस्ट टेररिज्म पर जो यूनिवर्सिटी बनी है स्पेन में, जिसको इनीसेक कहते हैं, उसका मैं कोलैबोरेटिंग एनालिस्ट हूँ। मेरी पीएचडी टेररिज्म पे है। तो अतिवादी जिसको कहना है वो आप नहीं कह रहे हैं, और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आप अतिवादी कह रहे हैं। बीबीसी कश्मीर के आतंकवाद को आतंकवाद नहीं कहती। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत के प्रति दोहरा मापदंड अपनाते हैं। और मैं एक बात और कहूँगा, हिंडनबर्ग की बात हो रही है, लगे हाथ इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। हिंडनबर्ग कोई दूध की धुली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो भी एक तरह से ब्रोकर का काम करती है, शेयर ट्रेडिंग का काम करती है। बात सिर्फ इतनी हुई है कि जब तक अडानी एंटरप्राइजेज संभलता तब तक उसको चोट पहुंचाई जा चुकी थी। मैं ये मानने को कतई तैयार नहीं कि अडानी एंटरप्राइजेज के पास शेयर एक्सपर्ट नहीं है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन उनको समय नहीं मिला। और हिंडनबर्ग ने अपना सो कॉल्ड रिसर्च बहुत पहले से किया था और उन्होंने अचानक अटैक किया। बीबीसी कोई बहुत ही ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्रेडिबिलिटी उन्होंने 100 सालों में बनाई है, लेकिन कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जब बीबीसी के लीजेंडरी जर्नलिस्ट ने उनकी खिलाफत की। उसमें सर मार्क टुली भी हैं। जब उनका तब के डायरेक्टर जनरल जॉन बर्ट से विवाद हुआ और उन्होंने कई सारे सेमिनार्स में उसको अपोज किया। मैं भी इस पर एक रिसर्च पेपर पढ़ने जा रहा हूँ रशिया की एक यूनिवर्सिटी में 1 मार्च को। तो मैं बीबीसी के लोगों को भी आमंत्रित करूंगा कि उस सेमिनार में अगर वो भाग ले सके तो भाग जरूर ले, मैं जो भी बोलूँगा बीबीसी के बारे में। तो ये किसी को मेडल दे देना कि वो बहुत ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी व्यक्ति को कि वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, निष्पक्ष है, ये बहुत ही निर्णायक काम होता है। बहुत ही इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 25 साल के पत्रकारिता जीवन में मैंने कम से कम पत्रकारिता से एक धेला भी नहीं कमाया है। मेरे पिछले 8 साल में जो मैं कंसल्टेंसी का काम करता हूँ दुनिया की तमाम सारी संस्थाओं और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, वो ऑनरेरी मैं मानता हूँ, वो ऑनरेरी हैं निश्चित तौर पर। मेरी जो कमाई है वो सिर्फ टीचिंग से है। तो ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो ये जो चल रहा है और बीबीसी ने जो किया है, बीबीसी जो करती है, इस दृष्टिकोण से कि वो क्रिटिकल होने जा रही है, क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो नेशनल इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ करती है। माइनॉरिटी अपीजमेंट बीबीसी का शुरू से हथकंडा रहा है और ये उन्होंने ब्रिटेन गवर्नमेंट से सीखा है। जब स्वतंत्रता नहीं मिली थी तो बीबीसी की जो लोकल बीबीसी वर्ल्ड सर्विसेज के 2 विंग होते थे हिंदुस्तान में। बीबीसी एक ही विंग होता था, बीबीसी हिंदुस्तानी सर्विस। वो पार्टीशन के बाद बीबीसी उर्दू सर्विस और बीबीसी हिंदी सर्विस में बन गया। बीबीसी उर्दू सर्विस इस्लामाबाद चली गई और बीबीसी हिंदी सर्विस दिल्ली में रह गई।
उसके बाद भी ये लंदन से एक रेडियो ब्रिज बनाते हैं जहां वो इस्लामाबाद और दिल्ली ब्यूरो को एक साथ जोड़ते हैं। तो ये नेशनल इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ करना हुआ। उन्होंने कश्मीर को लेकर एक ट्रांसपेरेंसी के नाम पे एक बायस्ड अप्रोच बनाया हुआ है जो भारत सरकार के खिलाफ हमेशा से रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो। और उन्होंने जो घाव कुरेदने का काम किया है, डॉक्यूमेंट्री बना के हालिया में जो रिलीज हुई, भारत में प्रतिबंधित थी, वो एक तरह से सॉर्ट आउट हो गए मामले को फिर से जगाने की कोशिश थी जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। लेकिन इनमें से किसी भी मामले पर बीबीसी पर रेड नहीं पड़ी है या सर्वेइंग का काम नहीं कर रहा, वो चल रहा है, वो किसी और मामले पे चल रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के मामले पे चल रहा है। ये बात। अब एक बात मैं और करना चाहूँगा, यही मुसलमान और हिंदू, यही ब्रिटेन गवर्नमेंट ने किया। स्वतंत्रता के पहले उनका सिद्धांत ये है कि जो माइनॉरिटी है उसको हम पैट करते हैं, उसको हम बकअप करते हैं, और जो बहुतायत में है, जो वैचारिक रूप से स्ट्रांग है। देखिए, एक बात यहां समझने की कोशिश कीजिए कि वो धर्म जो उग्र होता है वो वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से कमजोर होता है। यही बात इस्लाम के साथ है। वो अपने आप को ना सिर्फ भारत में बल्कि हर जगह इनसिक्योर महसूस करते हैं, और यही डर उन्हें उग्र बनाता है। अस्तित्व मिट जाने का डर, ये डर इस्लाम में मूल रूप से है, और यही डर उन्हें उग्र बनाता है और मारकाट पे उतारता है। हिंदू धर्म के साथ और किसी धर्म के साथ, बौद्ध के साथ, जैन के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ हिंदुस्तान में रहने के बावजूद इनसिक्योर नहीं फील करते और देशों में इनका प्रचार प्रसार नहीं है। मदनी ने एक बात कही, अब उनको तो हिंदू धर्म का कोई ज्ञान ही नहीं है, ना वो हिंदू हैं, ना सनातनी हैं, और ना हिंदू धर्म के बारे में जो बोल रहे हैं वो कहीं से भी किसी तरह से वो किसी परिप्रेक्ष्य में, खांचे में फिट बैठता है। वो ओम की बात करते हैं। ओम क्या है? ओम क्या है बताएं, वो खुल के बताएं ना, ओम क्या है? ओम तो ब्रह्मांड है। और जब हिंदू आरती करता है तो हर हिंदू ये जानता है कि आरती में वो गोल गोल नहीं घुमाता, वो ओम की शक्ल बनाता है, ओम की आकृति बनाता है आरती में, और ओम की रचना करता है, वो ओम की आराधना करता है। आप कहते हैं कि हम बुद्ध को नहीं मानते, आप ऐसी चीज मानते हैं जो हवा है, उसी को अल्लाह कहते हैं। भाई, आप बुद्ध नहीं मानते, लेकिन हर मुसलमान के साथ को आप ये नहीं कह सकते कि वो बुद्ध नहीं मानता। मैं एक ऐतिहासिक उदाहरण देता हूं, और ये सर्वविदित है। मराठों की अहमद शाह अब्दाली से लड़ाई हुई। मराठों का सेनापति था इब्राहिम गारदी। जब वो पकड़ा गया, उसको पकड़ के अहमद शाह अब्दाली के साथ सामने लाया गया, तो उससे पूछा गया, तुम क्या हो? तो उसने कहा, मैं मुसलमान हूं। उन्होंने कहा, क्या बुत परस्त हो? उसने कहा, जी हाँ, मैं बुत परस्त हूं, यानी मैं मूर्ति पूजक हूं। उन्होंने, अहमद शाह अब्दाली ने कहा, ये कह दो कि तुम बुत परस्त नहीं हो और हमारी तरफ आ जाओ, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। इब्राहिम गारदी ने कहा, मैं बुत परस्त हूं, और लेकिन मैं आपकी तरफ नहीं आऊंगा, और उसका गला काट दिया गया। तो मदनी अगर ये कहते हैं कि ओम क्या है, कहते हैं ब्रह्म के पहले ओम था। ये कैसे हो सकता है कि ब्रह्म के पहले ओम था? अरे, इस ब्रह्मांड में सीधे सीधे कहा गया है वेदों में, हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीद सादाधार पृथ्वीम तस्मै देवाय हविषा विधेम। यानी इस पृथ्वी और इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक ओवम से हुई है, और जब कुछ नहीं था तब भी कुछ था।
जब शून्य था, शून्य के पहले भी कुछ था। जब यूनिवर्स में कुछ नहीं था, मतलब वेद ये मानते हैं कि अचानक यूनिवर्स नहीं बना है, और इसी जो वेदों का कॉन्सेप्ट है, इसी को मॉडर्न साइंस मानती है, बिग बैंग कहती है, और हिरण्यगर्भा को वो हिग्स बोसॉन कहा जाता है या गॉड्स पार्टिकल कहा जाता है। तो मदनी जी, ये बातें आप पे शोभा नहीं देती। आप जो कहते हैं, जो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही बचकानी बातें हैं। ऐसी बातों में जो समझदार सनातनी या जो हिंदू है वो नहीं प्रभावित होगा, कम से कम मैं तो नहीं होऊंगा। तो ये बातें मैं आपसे कहना चाहता था। अगले एपिसोड में मैं फिर जुड़ूं, तब तक दीजिए विदा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।